हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज दीपेंद्रा सिंह फ्रॉम ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। और सर, स्टॉक टॉक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं सर, जो मुझे टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। ये चार्ट पे हो या फिर इसके फंडामेंटल्स जो हों, जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह लें या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। जब मुझे स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगते हैं तो मैं इन पे आपको कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देता हूँ, जिसमें मैं इनमें कंप्लीट फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। तो आज हम जिस स्टॉक पे बात करने वाले हैं वो है सर इक्विटास होल्डिंग की। और इस स्टॉक पे मुझे बहुत पहले से नज़र थी। जब इस पे एक न्यूज़ फ्लैश हुआ था, वो न्यूज़ क्या था मैं आपको शो करूंगा। और साथ में कल मुझे कुछ इसमें ब्लॉक और बल्क डील भी दिखे हुए थे, जो मुझे थोड़े लगे कि मैं आपके साथ इस स्टॉक को अब मैं शेयर कर सकता हूँ। और चार्ट पे भी काफ़ी अट्रैक्टिव पैटर्न्स मुझे दिख रहे थे। अगर वो ब्रेकआउट हुए तो इस ये स्टॉक हमें आगे आने वाले दिनों में मुनाफा देके जा सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरी वीडियो में, क्योंकि इस स्टॉक का हम पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। वो कौन से लेवल्स हैं या कहाँ तक इसका प्राइस टारगेट हो सकता है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर हम बात कर लेते हैं उन न्यूज़ की। जो पहला न्यूज़ जो था, जो मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगा था, जिसके बाद मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ था। तो उसके लिए मैं सर आपको स्टॉक एज के ऐप पे लेके चलूंगा और वहीं पे हम कंप्लीट इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेंगे। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस हम चार्ट पर करेंगे। यहाँ पे सर मैंने स्टॉक एज के ऐप को ओपन करके रखा हुआ है और ये आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में इक्विटास होल्डिंग डालते हैं तो आप देखिएगा अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, जो फ्राइडे को क्लोजिंग आई थी, वो 52 रुपये 55 पैसा पाया हुआ था। तो इस स्टॉक के बारे में आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसका जो IPO आया था वो 2016 में आया हुआ था और 2016 में ही इसने लॉन्च किया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी। और उसी से रिलेटेड न्यूज़ था, जो न्यूज़ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए, वेडनेसडे 10 जून सबसे पहला जो है उसी को इसका न्यूज़ था। इस न्यूज़ जो है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक विल ऑफर 7% इंटरेस्ट रेट फॉर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक जो है वो अपने सेविंग अकाउंट्स पे 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा हो, और वो भी उनको जिनका बैलेंस 50,000 से 1 लाख रुपए से 50 मिलियन रुपीज़ के अंडर होगा। यानी अगर आपका इस बैंक में 1 लाख रुपए से लेकर 50 मिलियन रुपीज़ के अंदर आपका सेविंग्स में पैसे होंगे तो उस पर ये 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई बैंक इस तरह का आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। तो यही न्यूज़ पढ़ने के बाद सर वेडनेसडे यानी 10 जून के बाद ये स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में था, और बोलूँ तो मैं इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर रहा हूँ। उसके बाद ये नीचे के प्राइस पे भी गिरा था अराउंड 48 से 47 रुपये पे, तब से मैं इसमें धीरे धीरे इसको बाइंग कर रहा हूँ। और कल इसमें तेज़ी आई थी अराउंड 8 से 9% की। और उसके बाद एक और जो न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप चलिएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कल का ये न्यूज़ है। अगर आप चले डील्स पे, और डील्स पे अगर आप यहाँ पे बल्क और ब्लॉक डील होता है, यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए कोटक सिक्योरिटीज़ जो है, आप थर्ड नंबर पे देखिएगा, कोटक सिक्योरिटीज़ बाउट 27 लाख अराउंड 27 या 28 लाख कर लें, 28 लाख शेयर्स बाई करा इन्होंने 52 रुपये 8 पैसा पे। यानी कोटक सिक्योरिटीज़ इक्विटास होल्डिंग में अपने होल्डिंग्स को बढ़ाई हुई है। और उसके नीचे भी आप देखिएगा तो उन्होंने सेल करा है 2,82,000, यानी उन्होंने बाइंग करा है 27 लाख शेयर्स और सेल करा है अराउंड 3 लाख के आसपास का शेयर। इसका मतलब सर ये नॉर्मली क्या होता है, जब बड़े बड़े फर्म्स या इंस्टीट्यूशन जब किसी स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करते हैं, बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो एक साथ पूरे पोजीशन क्रिएट नहीं करते हैं सर, वो धीरे धीरे करते हैं। मीन्स अगर वो मान के चले 1 लाख बाई कर रहे हैं तो उसमें से 20,000 25,000 वो सेल भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे मार्केट में पैनिक सिचुएशन ना हो, प्राइस सडनली हाइप या ऊपर की तरफ ना भाग जाए, क्योंकि उनका एक प्राइस रेंज होता है, उनको इस रेंज में बाई करना होता है। तो सेल भी करते हैं, बाइंग भी करते हैं, उसके साथ सेल भी करते हैं, लेकिन उनकी बाइंग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है सेल से, ताकि नॉर्मल जो इन्वेस्टर या रिटेलर हैं उनको जरा से ही पता ना चले। और जब उनका कोटा पूरा हो जाता है बाइंग का, तो क्या करेंगे सर, वो थोड़ा सा ब्रेकआउट दे देंगे एग्रेसिव बाइंग करके, और हम लोग देखते हैं कि ब्रेकआउट हो गया तो फिर रिटेल इन्वेस्टर उसमें एंट्री लेता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देखने को मिल गया कि यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 28 लाख शेयर्स को बाई कराया, लेकिन सेल सिर्फ 2 लाख शेयर्स को कराया। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे थे, जब भी प्राइस ऊपर जाए वो सेल करके प्राइस को नीचे के साइड दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से एक्यूमुलेशन किया जाता है फर्म्स द्वारा, आती द्वारा, कि वो ज़्यादा सेलिंग बाइंग करेंगे एक्यूमुलेशन जोन में और सेल भी करेंगे स्मॉल क्वांटिटी के साथ, कि सडनली स्पाइक प्राइस में ना हो, प्राइस एक साथ ऊपर के साइड ना जाए। तो इस AO स्मॉल फाइनेंस के मैं आपको कुछ ब्रीफ डिस्कशन, इसको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पहला तो इसका न्यूज़ था 7% इंटरेस्ट का, और साथ में अभी जो कोटक सिक्योरिटीज़ का इन्होंने अपने
इनमें इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है। साथ में एक और मैंने देखा था बहुत पहले, अराउंड 27 लाख शेयर्स जो है मॉर्गन स्टैनली मॉर्गन जो कंपनी है, इस शायद यही नाम है उनका, उन्होंने भी अराउंड 43 या 44 रुपया पे इस शेयर को एक्यूमुलेट किया हुआ है। और अगर फंडामेंटल्स पे आप चलेंगे इसके, यहाँ पे प्राइस पे चले, पहले प्राइस देख लेते हैं। अगर 5 इयर्स का प्राइस आप देखोगे इसका, तो सर ये प्राइस 200 रुपये पे कभी ट्रेड कर रहा था 2016 में, जब ये इसका IPO आया था 2016 में, तब ये अराउंड 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। और अगर फंडामेंटल्स में चले और यहाँ पे आपको शो प्रोफाइल दिखेगा, अगर आप शो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या इसके बिजनेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो बिजनेस है वो माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस, इन सेक्टर्स में या इन बिजनेस में ये काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो सेक्टर जो आप देख ले, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और इसका मार्केट कैप सिर्फ 1796 रुपये का है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर अट्रैक्टिव नहीं है, सिर्फ 6 रुपये पर शेयर का अर्निंग पर शेयर है और प्राइस अर्निंग 8 रुपये की है, यानी अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से। तो मैं बता दूं अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अर्निंग पर शेयर होता है कि एक शेयर्स के बदले में आपको कितनी अर्निंग होने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ 6 रुपये की आपकी अर्निंग होने वाली है। यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो 8.78 है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी 8 रुपीज़ आप जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, आपको 1 रुपये इन रिटर्न मिलने वाला है 1 साल बाद। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन अट्रैक्टिव क्या है? अट्रैक्टिव देखिए इसका बुक वैल्यू पर शेयर। आप यहाँ पे बुक वैल्यू को देखेंगे तो इसका बुक वैल्यू अराउंड 81 रुपये 44 पैसे का है, यानी आपके बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके पास इसके शेयर्स है और कंपनी अभी लिक्विडेट हो जाए तो आपको एक शेयर के बदले आपको 81 रुपये मिल जाएंगे, यानी ये कंपनी की अभी बुक वैल्यू के हिसाब से एक शेयर की वैल्यूएशन है। तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। चलिए चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। रिजल्ट्स की तरफ देखिए तो कॉन्स्टेंटली क्वार्टरली पिछले 9 क्वार्टर का रिजल्ट देखें, ये काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लगा है। इनका अगर देखें तो मार्च 2018 में 473 करोड़ के सेल्स से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका 800 के आसपास का। अगर यही इनवल इनका हम बात करें तो आप देखिए कॉन्स्टेंटली इन्होंने अपने सेल्स को इंक्रीज करा हुआ है। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इनका जो सेल्स था वो 2288 करोड़ के आसपास का था और 2019-20 क्वार्टर में इनका सेल 2890 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये हुआ सर इन्होंने ऑलमोस्ट 26 या 27% का ग्रोथ करा है अपने सेल्स में, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। उसके साथ इनका एक्सपेंडिचर भी इनकी जो है, लेकिन जो थोड़ी बहुत टेंशन वाली बात है सर इसका डिप्रिसिएशन देखिए काफ़ी ज़्यादा इनका बढ़ा हुआ है। डिप्रिसिएशन यानी जो भी सर ये अपना बिजनेस में एसेट्स वगैरह यूज़ कर रहे होंगे उसका ये डिप्रिसिएशन है। तो इसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ में अगर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देख लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 में काफ़ी कम था, लेकिन अभी पिछले 2 साल से इनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। 2019 में देखिए 176 करोड़ का प्रॉफिट था और वही 2020 में 206 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट भी इनके नेट प्रॉफिट भी काफ़ी इंक्रीज किया हुआ है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल के हिसाब से सर वीक कंपनी नहीं है और काफ़ी अच्छी कंपनी है और अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे भी ये ट्रेड कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं सर इसके शेयर होल्डिंग्स की। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाएंगे तो प्रोमोटर्स बिल्कुल भी नहीं है, सारे जो है पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। अगर हम सर यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करें तो आप देखिए FII ने पिछले क्वार्टर में FII की होल्डिंग पिछले 3, 4 या 5 क्वार्टर आप देख लें, यानी अगर 2019 के मार्च में बात करें तो FII सिर्फ 18% थे, लेकिन वही 2020 के मार्च में बात करें तो 10% इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। यानी देखिए कितना बुलिश हैं FII इस स्टॉक में। FII इस स्टॉक में अपने होल्डिंग्स को 10% बढ़ाया हुआ है, 18 से 28 कर दिया है। पिछले क्वार्टर में 26 था और इस क्वार्टर में दिसंबर और मार्च वाले क्वार्टर में इन्होंने लगभग 28 से 29% की होल्डिंग कर ली है। यानी FII काफ़ी बुलिश है। उसी तरह से DI जो है DIA ने अपने होल्डिंग्स को यहाँ पे घटाई हुई है। चलिए अब हम इक्विटास होल्डिंग का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि चार्ट पे मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उन पैटर्न्स को मैं आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फंडामेंटल एनालिसिस में सर कि इसका जो बुक वैल्यू है
वो 81 रुपये पर शेयर के आसपास का है, इस पर ध्यान रखिएगा। और सेकेंड जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, शायद मैं वहाँ पे भूल गया था बताने के लिए, इंट्रिंसिक वैल्यू सर मैंने DCF मॉडल से कैलकुलेट किया हुआ है, वो अराउंड 100 रुपये पर शेयर के आसपास का है। यानी इस शेयर का जो एक्चुअल वैल्यूएशन मैं बता दूं अभी के हिसाब से, इसके कैश फ्लोज को यूज करके निकाला जा रहा है, तो इसका वैल्यूएशन 100 रुपये पर शेयर जा रहा है। और अभी ये स्टॉक 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब ये स्टॉक्स के पास अभी पोटेंशियल है आपके इन्वेस्टमेंट को डबल करने का आने वाले साल में। यानी आने वाले अगर 1-2 साल में भी मान के चलिए, क्योंकि अभी तो थोड़ा इकोनॉमिक वीक है हमारी, जब रिकवर स्टार्ट होगी, अगर तब तक आप इसको होल्ड करके रखिएगा, और ये अगर आने वाले 2-3 साल में आपके इन्वेस्टमेंट को अगर ये डबल कर देता है, 2 साल छोड़िए 1-1.5 साल में भी कर लेते हैं, 2 साल में कर लेता है, तो फिर भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्टिंग वैल्यू 100 पर शेयर है और बुक वैल्यू 80 रुपये का है। यानी हमारा जो टारगेट होगा 80 से 100 रुपये, जो काफ़ी ईजी अचीवेबल हमारे लिए है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा सर, यहाँ पे जो गिरावट आई हुई थी, ये देखिए, ये एक लेवल को यहाँ पे इसने ब्रेक करा हुआ था, ये एक सपोर्ट का लेवल था, प्राइस काफ़ी टाइम इस सपोर्ट के पास आया हुआ था, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 टाइम इस सपोर्ट के पास आया था। जो सपोर्ट है अराउंड 100 रुपये का है, यानी 100 रुपये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था मार्च में। आप जो समझ सकते हैं क्यों ये सपोर्ट मार्च में ब्रेक डाउन हुआ, क्योंकि सारे मार्केट में काफ़ी गिरावट आई हुई थी, और ये कोरोना का जो पैंडेमिक था इसकी वजह से, तो 100 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और ये कोरोना की वजह से उसमें शॉर्टफॉल आया, और ये स्टॉक में गिरावट जो आई वो अराउंड आपको 40 रुपये के आसपास तक देखने को मिली है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 100 रुपये, जो अब हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी इंटरेस्टिंग वैल्यू भी 100 था, और इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस में निकल के आ रहा है 100 रुपीज़ का। यानी मैं श्योर हूँ कि आगे आने वाले साल में ये स्टॉक 100 रुपीज़ तक डेफिनेटली जाने वाला है। ये 100 रुपीज़ का टारगेट हमें देने वाला है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आप देख लें, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये जो लेवल है ये अराउंड 80 रुपये के आसपास का है। यानी इन बुक वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, जो इस स्टॉक का 80 रुपये था, वो बुक वैल्यू भी एक पहला सपोर्ट था, जो अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी जो हमारा टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं अभी इस स्टॉक में, वो पहला टारगेट 80 का और सेकेंड टारगेट 100 रुपीज़ का। अगर इसको 100 को भी ब्रेक करता है तो थर्ड टारगेट हमारा 115 से 120 रुपये का। यानी इस स्टॉक्स में भी पोटेंशियल है हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल करने का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला है, डेली के चार्ट पे अगर आप देखिएगा ट्रायंगल पैटर्न भी है, और साथ में एक आप बोल ले तो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पहले ट्रायंगल पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर आपको एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल जाएगा। प्राइस इस पैटर्न में फंसा हुआ था, और कल देखिए इसने 8% के साथ वॉल्यूम के साथ इस ट्रायंगल पैटर्न के अपर बैंड के पास, तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट मर्ज के पास ये स्टॉक्स अभी आगे खड़ा हुआ है। अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है इसको, तो फिर जैसा कि मैंने बोला सर कि इसके पास पोटेंशियल है 80 रुपये तक जाने का। उसको भी फर्दर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये आपको 100 रुपीज़, जो कि नेक्स्ट इसका सपोर्ट था 100 रुपीज़ के आसपास, जो इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू है, यहाँ तक ये प्राइस आपको फर्दर जाता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो यहाँ पे एक और पैटर्न जो बोला था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। प्राइस यहाँ पे गिरा है, फिर यहाँ पे देखिए ये है लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर। ये ट्रिपल बॉटम या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो नेकलाइन है वो अराउंड यहाँ पे इसका नेकलाइन है, देख ले वही इसका नेकलाइन भी है अराउंड 53-54 रुपये के ऊपर। अगर सक्सेसफुली इसको ब्रेक कर देता है तो सर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहें तो 70 रुपये का एक टारगेट मान के चल सकते हैं, जो ईजी में अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली मान के चलिए स्टॉक 100 तक डेफिनेटली ये जाएगा आगे आने वाले टाइम में। आप तब तक अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें इसमें, तो यहाँ पे मैं आपको वीकली का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। वीकली के चार्ट पे देखिए इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन कर चुका है ये स्टॉक, ये देखिए, और डबल बॉटम का वर्चुअल ब्रेकआउट पे अभी खड़ा हुआ है। अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो इसके आप प्रोपोर्शनेट रेंज ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा, जो इजीली आपको ये देख के चला जाएगा। अगर ये डबल बॉटम भी सक्सेसफुली ब्रेक
अभी किया नहीं है, डबल बॉटम ब्रेकआउट मोड पे है। अगले वीक में देखते हैं ब्रेक कर देता है कि नहीं इसको। अगर सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मैं तो पोजीशन क्रिएट करके रखा हुआ हूँ और भी इसमें ऐड जरूर करूंगा। तो देखिए मैं जो ऐड पोजीशन इसमें क्रिएट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ सर कि मैं एक साथ पैसे कभी नहीं लगाए। मैंने बोला कि जब मुझे पता चला था वो न्यूज आई थी तब मैंने बाइंग करा था, फिर नीचे गिरा और मैंने बाइंग करी, और नीचे गिरा और बाइंग करी, फिर अभी कल इसने ब्रेकआउट के लेवल पे आया तो मैंने और क्वांटिटी ऐड करी। मतलब ये था कि सपोज अगर मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने थे तो मैंने 10,000 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। हर वो नीचे के लेवल या टेक्टिक लेवल जो ये जोन बना हुआ है इसका, इस रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे मैंने इसको अक्यूमुलेट करने की पूरी कोशिश करी है। और ये ब्रेकआउट होता है तब भी मैं ऐड करूंगा, ये नीचे का साइड आता है तब भी मैं इसको ऐड करूंगा, क्योंकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और टारगेट मुझे अच्छी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म में मुझे पैसे को डबल करके दे सकता है, पोटेंशियल है इसमें। तो ये हमारा एनालिसिस था टेक्निकल फंडामेंटल। सर मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी गेम्स पे चलती है। नो वन इज 100% राइट, नो वन इज 100% परफेक्ट। सो ऑलवेज इन्वेस्ट और ट्रेड विथ योर प्रॉपर रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ ही आप ट्रेड करें और इन्वेस्ट करें। लालच में जब भी इन्वेस्ट कीजिएगा, रिमेंबर, जब भी आप ग्रीड में आके लालच में आके इन्वेस्ट कीजिएगा आप हमेशा लॉस कीजिएगा मार्केट में। जब भी आप अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, तब आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहिएगा मार्केट में। इसीलिए लालच में आके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मुझे पता है ये सोता जा सकता है तो मैं यहाँ पे अपनी पूरी पूंजी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भी अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको ये इक्विटास होल्डिंग की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली स्टॉक टॉक की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।